Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, this is 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. मॉड्यूल डी हम इसमें आज करने वाले हैं और आज का टॉपिक जो है फॉरेन एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड होने वाला है। तो बिफोर वी मूव अहेड, अगर आपको चाहिए कि ये टॉपिक आपने एक बार प्रैक्टिस करना है या एक बार रिवाइज करना है बिफोर प्रैक्टिसिंग, तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है हमने जिसमें PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये आप चेकआउट कर सकते हो अगेन फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपकी बची हुई जो 3 हफ्ते रह गए एग्जाम में उसमें प्रेपरेशन में बहुत मदद करेगी। तो इसे एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लिबोर एंड ARR। तो लिबोर एंड ARR है क्या? पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। मॉड्यूल डी में ना फुल फॉर्म्स अगर आपको याद है तो आधी जंग तो आपने वैसे ही जीत ली, ठीक है। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट and ARR is alternative reference rate. लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एक ऐसा ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पर फॉरेन बैंक्स जो हैं वो पैसा उधार देते हैं, ठीक है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये इंडिया में भी इसकी इम्प्लीकेशन थी और इंडिया में कैसे आता था? ये मिबोर के थ्रू, MIBOR, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्सल या ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस देखी जाने लगी बैंक्स के द्वारा, क्योंकि बैंक्स इंटरनली डिसाइड कर लेते थे, इसको मैनिपुलेट कर लेते थे। इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया ARR से, जो कि एक रियल टाइम डेटा बेस्ड बेंचमार्क रेट है। और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ओवरनाइट, ट्रांजेक्शन बेस्ड रेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। बैंक्स उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते और चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड करेक्ट है। लिबोर वॉज पब्लिश्ड डेली बाय ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है। लेबोर वॉज रिप्लेस्ड बाय ARR फ्रॉम जनवरी 2022, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ARRs आर ओवरनाइट ट्रांजेक्शन बेस्ड रेट्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिडाई परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फिडाई क्या है? इट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक संस्था है, एक एसोसिएशन ऑफ बैंक्स है दैट डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो बैंक्स की ऐसी एसोसिएशन है। तो क्या करता है? ये गाइडलाइंस इशू करता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस के लिए कि वो कैसे ऑपरेट करें, कैसे खुद को चलाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है। बैंकर्स को ट्रेन करता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़िया तरीके से मैनेज हो सके, ये भी सही बात है। फिक्स लिबोर रेट्स फॉर इंडियन रुपी, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लिबोर। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी ऑप्शन 1 and 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ FEMA एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में क्या आ जाता है? तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें अकेले डिपॉजिट्स, अकेले क्रेडिट्स नहीं आते, इसमें डिपॉजिट, क्रेडिट, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक्स पेबल इन फॉरेन कंट्री, ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये ऑल इंक्लूसिव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेमा। तो फेमा से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फेमा इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये कब बना, किस चीज से बना? ये बना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके। फेरा, फेरा जो है बहुत ही एक खड़ूस एक्ट था, ठीक है, याद रखना है। रिजिड एक्ट था क्योंकि यहाँ के जो नॉर्म्स थे, एक तो ये बहुत ज़्यादा हर एक पार्टी एसोसिएटेड, जो भी पार्टी एसोसिएटेड है उसके लिए बहुत रिजिड थे। और बहुत एक ऐसा था कि अगर एक इंसान की गलती है, एक एजेंट की, एक पार्टी की गलती है, तो हर एक को अकाउंटेबल ठहराया जाता था। बहुत बड़े बड़े फाइन्स थे, बहुत रिजिड थी। बिल्कुल भी
फ्लेक्सिबल नहीं थी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थी ही नहीं फॉरेन एक्सचेंज में बिकॉज ऑफ फेरा। तो इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी पे ज़्यादा फोकस किया गया इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग इट। फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स हैं उनको प्री डिसाइड ना किया जाए, है ना, ओपन मार्केट रहे, ओवर द काउंटर ट्रेड्स हो एंड ऑल दैट। तो फेमा रिप्लेस्ड फेरा इन 1999, ये बिल्कुल सही बात है। FEMA emphasizes management of foreign exchange, not control. This is also absolutely true. FEMA is more stringent than FERA. It is not true. FEMA is more flexible. FERA is the stringent one. ठीक है, तो ये सही नहीं है. And it gives powers to RBI to frame regulations. तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं instead of three. तो the correct answer will be option A. डेली ग्लोबल टर्नओवर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितना है? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो ओवरऑल है, जो 24/7 चलती है, हर एक टाइम पर किसी ना किसी इंसान को ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, डिमांड एंड सप्लाई इज ऑलवेज देयर, हाईली लिक्विड मार्केट। तो यहाँ पर कितना टर्नओवर है ग्लोबल टर्नओवर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का? इट इज 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये डेटा है, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। मर्चेंट बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, तो कौन रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंक्स को? मर्चेंट बैंक्स होते क्या हैं? एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स जो मुझे और आपको डिपॉजिट्स लेने में, लोन्स देने में मदद करते हैं। एक होते हैं मर्चेंट बैंक्स जो कि अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको? कॉरपोरेट्स को एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, है ना, रिच पीपल को, बिजनेसमैन को, अपना बिजनेस और बढ़िया तरीके से कैसे करा जा सके, मर्चेंट, है ना। तो उस चीज को, बिजनेस को बढ़िया फैसिलिटेट करने के लिए मर्चेंट बैंक है हमारे पास। तो कौन रेगुलेट करता है इनको? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों करता है? क्योंकि बहुत सारे काम ना कंपनीज के आर रिलेटेड टू इशूइंग फ्रेश इक्विटी, है ना, कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स से पैसा डील करना, आईपीओज निकालना, अंडर राइटर की जो क्या कहते हैं प्रोसेस होती है वो करवाना। तो ये सारा कुछ स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसीलिए आप याद रख सकते हो, इसे एक तरीका है कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉरेक्स मार्केट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट। ये बिल्कुल सही बात है, ये है सबसे बड़ी एंड लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट, क्योंकि हर टाइम पर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमेशा किसी ना किसी को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ रही है और डिमांड एंड सप्लाई इसकी कॉन्स्टेंटली देयर है। लार्जेस्ट है और लिक्विड भी है ना, पैसा बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, इट इज़ वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश बिकॉज हमेशा डिमांड रहती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, दैट इज नॉट ट्रू। 24 आवर ओपन रहती है। इट हैज़ नो सेंट्रल फिजिकल लोकेशन, तो ये सही है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, जस्ट अ वर्चुअल मार्केट। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, 1 and 3। एज पर द सेबी गाइडलाइंस, मर्चेंट बैंकर्स मस्ट ऑब्टेन स्पेसिफिक लाइसेंसेज। हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड आपने बताना है कौन सी चीज़ सही है। बैंकर्स टू द इशू लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू हैंडल ASBA एप्लीकेशंस एंड रिफंड्स। ये हमने कल पढ़ा था लास्ट अपने लेक्चर में। ASBA क्या है, क्या इसका फुल फॉर्म है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो बैंकर टू द इशू के लिए इसको ASBA के पास एप्लीकेशन भेजनी है एंड एवरीथिंग। लेट मी टेल यू, IPO से रिलेटेड है, फ्रेश इशूज से रिलेटेड है, जिसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है ना, और सिर्फ तब मिलता है जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाए। फुल फॉर्म आप मुझे इसकी बताओगे। डिबेंचर्स ट्रस्टी लाइसेंस अलाउज मर्चेंट बैंक्स टू एक्ट डायरेक्टली एज ट्रस्टीज, नो। इसमें सब्सिडरीज उनको खोलनी पड़ती हैं और वो फर्दर काम करती हैं डिबेंचर ट्रस्टी का। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटी सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेबीज रेगुलेशन। पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब कंपनी अपने फंड्स को कहाँ कहाँ एलोकेट कर रही है, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या कंपनी अपने पैसों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रही है, कितने डेट फंड्स में डाल रही है, कितने इक्विटी फंड्स में डाल रही है, वो सारा कुछ होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि मर्चेंट बैंकर्स जो है उसमें आपकी मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मर्चेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पर कंपैरिजन आ गया है। तो मर्चेंट बैंक्स मेनली असिस्ट इन रेजिंग इक्विटी एंड रिलेटेड फाइनेंस, वाइल कमर्शियल बैंक्स डील इन डेट एंड रिलेटेड फाइनेंस। तो ये तो बिल्कुल सही है, जो हमारे मर्चेंट बैंक्स हैं ये इक्विटी रेज करने में, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में मदद करते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक सिंपल आपको लोन लेने और देने में मदद करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग में।
मर्चेंट बैंक्स आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दे इवन हेल्प यू विद प्रोजेक्ट कंप्लीशंस, ठीक है। तो मर्चेंट बैंक जो है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो एसेट ओरिएंटेड होते हैं, है ना। एसेट ओरिएंटेड मतलब पैसा देते हैं और उस चीज़ को अपना एसेट समझ लेते हैं और उसके बेसिस पर काम करते हैं। जो लोन में हमें पैसा देते हैं, हम क्या हैं, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम बैंक के एसेट हैं, बिकॉज वी विल बी रिटर्निंग द मनी टू द बैंक्स, एंड उसके ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, यानी कि बैंक की इनकम जनरेशन हमारी वजह से हो रही है। सो वी आर द एसेट्स। सो कमर्शियल बैंक्स वर्क ऑन एसेट ओरिएंटेड नेचर. Both are regulated by RBI under the BR Act. That is not true. They are not both regulated by RBI. Commercial banks RBI regulate करता है, merchant banks SEBI regulate करता है. तो 1 and 2 is the correct answer. The primary business model of merchant banking is, जो primary business model है क्या है, ये interest based चीज़ है, लोन प्रोवाइड करता है नहीं। क्या ये फी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो अंडर राइटर की हो, पोर्टफोलियो मैनेजर की, इशू मैनेजर की, है ना। तो फी बेस्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। डेट कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं करता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो फी बेस्ड सर्विसेज होती है, ठीक है। तो बी इज़ द मोस्ट रेलिवेंट एंड करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ ही आज का 10 MCQ a डे हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है। एंड अगर आपको जैब क्वालिफाई करना है अपने बचे हुए कुछ टाइम में, जो 3 हफ्ते से कम का टाइम बचा है, तो लेट मी टेल यू कि अभी भी होप गई नहीं है। आप जैब edutap.in पर आकर जैब के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज में अगर जाना है तो सुपर क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत कम 6 दिन में हम एक कंपोनेंट को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली 6 दिन में 2.5 आवर्स की क्लास है ना, और उसमें एक कंपोनेंट आपका कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट 6 डेज में फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स एंड द रिमेनिंग 6 डेज में बाकी के 2 सब्जेक्ट्स। तो 12 दिन में आपके सिलेबस को इंपॉर्टेंट एलिमेंट सारे कवर हो जाएंगे। लाइव क्लासेस के थ्रू ये होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग। डिटेल्स किसी भी कोर्स की आप यहाँ ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हो, और डिस्काउंट यहाँ पर जो भी कोड दिया है उससे रिलेटेड आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.